हेलो दोस्तों, मैं निशा शेखावत एज ट्यूटर एकेडमी में आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ। मैं आपके लिए लेके आई हूँ मनोविज्ञान जो आपके बेसिक लाइफ में भी काम आता है। और बेसिक लाइफ के अलावा ये आपके जो फर्स्ट ग्रेड है, थर्ड सेकंड ग्रेड है, रीड के फर्स्ट और सेकंड लेवल में भी एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है, जो आपका एक सिलेक्शन निश्चित करती है। इसी के ऊपर डिपेंड करता है कि आपका सिलेक्शन कब तक कहाँ तक होता है। और अगर हम इस मनोविज्ञान की बात करते हैं तो मनोविज्ञान एक टफ सब्जेक्ट ना होकर बहुत ही इजी सब्जेक्ट है। लेकिन हमें ध्यान देने वाली बात यह है कि इस मनोविज्ञान को हम लोगों को एकदम ऐसे फ्रेश होकर, मतलब दिमाग पे जोर देके नहीं पढ़ना है। ये सोचना है कि ये हमारी जो लाइफ बेसिक लाइफ है उसको लेकर चलना है। अगर इस मनोविज्ञान की बात करते हैं दैनिक लाइफ में, अब हम लोग पढ़ते हैं मनोविज्ञान और मनोविज्ञान के बारे में बात करते हैं तो जो आपके पास में ये मनोविज्ञान है, ये मनोविज्ञान है। मनोविज्ञान की बात करते हैं तो ये जो आप हमारे पास में मनोविज्ञान है, इस मनोविज्ञान को अगर हम लोग जर्नली भाषा में बात करें, हम लोगों को नहीं पता कि साइकोलॉजी क्या है, मनोविज्ञान विषय क्या है। अगर हम लोग जर्नली बात करते हैं कि मनोविज्ञान क्या है तो कहा जाएगा कि मनोविज्ञान मन का विज्ञान है। इसका सामान्य से अर्थ हो रहा है मन का विज्ञान, मतलब मन का अध्ययन करने वाला विषय मनोविज्ञान है। अगर इस शब्द की बात करते हैं तो हमारे पास में ये शब्द हिंदी भाषा का है, हिंदी भाषा का है और हिंदी में इसको हम लोग बोलते हैं मनोविज्ञान। और अगर हम लोग इसकी विच्छेद करते हैं, मतलब संधि को देखते हैं, तो हमारे पास में ये आता है मने प्लस विज्ञान। मने प्लस विज्ञान, मन का विज्ञान। ये तो हो गया हमारे पास में मनोविज्ञान। मनोविज्ञान के लिए बेसिक नॉलेज यही होता है, मनोविज्ञान मन का विज्ञान है, हिंदी भाषा का शब्द है और मन और विज्ञान इसका संधि विच्छेद हो सकता है। लेकिन अगर हम लोग हमारे अध्ययन का, हमारे सब्जेक्ट के बारे में बात करते हैं तो मनोविज्ञान जो हमारे पास में ये मनोविज्ञान है, इसी का सिमिलर वर्ड या समानार्थी वर्ड हमारे पास में आता है साइकोलॉजी। साइकोलॉजी, और जो ये इसका सिमिलर वर्ड साइकोलॉजी आ रहा है, हमारे पास में जो मनोविज्ञान का सब्जेक्ट का जो सिमिलर वर्ड आ रहा है साइकोलॉजी, यह साइकोलॉजी हमारे पास में अंग्रेजी भाषा का शब्द है। ये अंग्रेजी भाषा का शब्द है और इस बात ये अंग्रेजी भाषा का शब्द है। और इस अंग्रेजी में जैसे मनोविज्ञान हिंदी भाषा का शब्द है, उसी को हम लोग अंग्रेजी में क्या बोलते हैं, साइकोलॉजी बोलते हैं। और जो ये साइकोलॉजी शब्द है, यह साइकोलॉजी शब्द लैटिन या ग्रीक भाषा के, लैटिन या ग्रीक भाषा के, लैटिन या फिर ग्रीक भाषा के, लैटिन या ग्रीक भाषा के दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है। लैटिन भाषा, जैसे कि ये तो बन गया अंग्रेजी भाषा का शब्द, लेकिन ये शब्द जो ये तो था अंग्रेजी का, लेकिन साइकोलॉजी शब्द भी दूसरे शब्दों से मिलकर बना है। और जो ये दूसरे शब्द है वो लैटिन या ग्रीक भाषा के हैं। और लैटिन व ग्रीक भाषा के दो शब्द हमारे पास में थे साइकी, पहला शब्द है साइकी और दूसरा शब्द आता है हमारे पास में लोगस। ये दो शब्द आते हैं। अगर इसकी बात करते हैं कि साइकोलॉजी लैटिन भाषा के ग्रीक ये साइकी प्लस लोगोस से बना है। अब साइकी का मतलब क्या होता है और लोगोस का मतलब क्या होता है, तो हमारे पास में जो साइकी है इसका मतलब होता है आत्मा, इसका मतलब तो हुआ आत्मा, और लोगस का मतलब होता है हमारे पास में अध्ययन।
ये आत्मा और अध्ययन को मिला के हमारे पास में आता है साइकोलॉजी। अब आप कहोगे कि मैडम यहाँ पे तो आपने बता दिया मन का विज्ञान, मैंने मनोविज्ञान का सामान्य अर्थ पूछा। अब हम लोग किसी को पूछते तो वो कहता है मन का विज्ञान है, और अगर ये पूछे कि जो आपके पास में मनोविज्ञान है उसको अंग्रेजी में क्या कहते हैं तो साइकोलॉजी। और जो अंग्रेजी का साइकोलॉजी शब्द है वो किससे बना है, लैटिन भाषा से। और लैटिन भाषा के किन दो शब्दों से बनकर बना है, साइकी और लोगोस, जिसमें साइकी का अर्थ हमारे पास में आत्मा आता है और लोगोस का मतलब अध्ययन आता है। अब हमारे पास में आता है साइकोलॉजी की परिभाषा, मतलब सामान्यतः साइकोलॉजी को क्या कहेंगे। तो हमारे पास में जो साइकोलॉजी आता है इसका मतलब हो गया आत्मा का अध्ययन करने वाला विषय। इसका अर्थ ही हो गया, इसका जो साइकोलॉजी है उसका अर्थ क्या हो गया हमारे पास में, आत्मा का अध्ययन करने वाला विषय। आत्मा का अध्ययन करने वाला विषय। और आत्मा का अध्ययन करने वाला जो विषय है उसे ही हमने क्या कहा, साइकोलॉजी का। साइकोलॉजी में आत्मा का अध्ययन किया जाता है, ऐसे उस टाइम पे माना गया था। कब, जब इसके हम लोगों के ऐसा माना जाता है कि साइकोलॉजी आत्मा का अध्ययन करने वाला। हालांकि अगर अब लोग हम देखें कि आत्मा का ही अध्ययन करने वाला विषय है तो वर्तमान में इसमें बहुत सारे परिवर्तन हुए हैं, जो हम लोग इसका इतिहास पढ़ेंगे, मतलब विकास की अवस्थाएं पढ़ेंगे उसके बारे में। लेकिन जो साइकोलॉजी शब्द जो शुरू में इसका अर्थ दिया गया था वो ही अर्थ हमें आज भी पूछा जाता है। और एग्जाम में ये क्वेश्चन बार बार आता है कि हमारे पास में जो साइकोलॉजी है, इस साइकोलॉजी को कौन सी भाषा का शब्द है और ये किन शब्दों से बनकर मिलकर बना हुआ है। अब बात करते हैं हम लोग जो हमारे पास में साइकी और लोगोस है, ये तो वह आत्मा का अध्ययन करने वाला। अब हमारे पास में जो ये साइकोलॉजी शब्द है, इस साइकोलॉजी शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग साइकोलॉजी शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग, सबसे पहले ये साइकोलॉजी शब्द किसने बोला, कैसे बोला, ये शब्द तो साइकोलॉजी शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग रुडोल्फ गोयलक रुडोल्फ गोयलक नामक एक दार्शनिक ने, रुडोल्फ गोयलक ने एक पुस्तक लिखी थी 1590 में। 1590 में उन्होंने एक बुक लिखी थी। 1590 में बुक का नाम था साइकोलॉजिया। सर रुडोल्फ गोयलक ने अपनी पुस्तक साइकोलॉजिया के अंदर 1590 में सर्वप्रथम इस शब्द का प्रयोग किया था। मतलब सबसे पहले ये साइकोलॉजी शब्द होता है, उस शब्द का प्रयोग इन्होंने किया। ये तो हुआ साइकोलॉजी शब्द का। अब बात करते हैं हम लोग, इसी तरह देखो एक गैरेट नाम का एक दार्शनिक था, गैरेट। और इस गैरेट ने एक परिभाषा दी थी, किसके लिए, साइकी के लिए। साइकी के लिए कहा कि साइकी का अर्थ या साइकी का मतलब, साइकी का मतलब आत्मा होता है। साइकी का मतलब आत्मा होता है। साइकी का मतलब आत्मा होता है, ये गैरेट ने कहा था। अब हमारे पास में आता है मनोविज्ञान। मनोविज्ञान हिंदी भाषा का शब्द था, अंग्रेजी में इसको साइकोलॉजी कहते हैं, जो ग्रीक या लैटिन भाषा के दो शब्दों से मिलकर बना, आत्मा और लोगोस से। और अगर हम लोग बात करें आत्मा की, तो गैरेट नामक एक दार्शनिक ने आत्मा को, साइकी का मतलब आत्मा का था, ऐसी एक परिभाषा दी थी। अगर साइकोलॉजी शब्द की बात करें कि ये शब्द सबसे पहले काम में किसने लिया था, तो रुडोल्फ गोयलक नामक एक दार्शनिक ने 1590 में एक बुक लिखी थी साइकोलॉजिया, और इसी साइकोलॉजिया में उसने साइकोलॉजी शब्द का सबसे पहले
प्रयोग किया था। अब बात करते हैं हम लोग मनोविज्ञान की। जो हमारे पास में मनोविज्ञान विषय है, मनोविज्ञान या फिर साइकोलॉजी, मनोविज्ञान या साइकोलॉजी जिसमें हमारे पास में क्वेश्चन आते हैं, इस साइकोलॉजी की मतलब मन जो आपके पास में मनो या विज्ञान या साइकोलॉजी की उत्पत्ति कब हुई, कहाँ हुई, कैसे हुई, किस तरह से हुई, इसका विकास कैसे हुआ। अब देखो जो हमारे पास में मनोविज्ञान है, इस मनोविज्ञान के बारे में बात करें तो मनोविज्ञान की उत्पत्ति के बारे में कि इस मनोविज्ञान या साइकोलॉजी, इस मनोविज्ञान या साइकोलॉजी की जो उत्पत्ति हुई थी, विषय की बात कर रही हूं मैं, मनोविज्ञान विषय की उत्पत्ति कब और कैसे हुई थी। तो जो इसकी उत्पत्ति हुई थी वो 300 ईसा पूर्व हुई थी। कब हुई थी? 300 ईसा पूर्व। 300 ईसा पूर्व अगर कहाँ हुई थी तो 300 ईसा पूर्व यूनान में हुई थी। कहाँ हुई थी? यूनान में। और यूनान में इसकी जो उत्पत्ति हुई थी, यूनान में किन के द्वारा हुई थी? तो ये हुई थी हमारे पास में यूनानी दार्शनिकों के द्वारा। यूनानी दार्शनिकों के द्वारा इसकी उत्पत्ति हुई थी। और अगर इन्हीं यूनानी दार्शनिकों के बारे में बात करते हैं तो इन यूनानी दार्शनिकों में हमारे पास में नाम आता है सुकरात, प्लेटो, अरस्तु। अगर आप ये बोलो कि ये बात करो कि इनकी उत्पत्ति में महत्वपूर्ण भूमिका किसने निभाई थी? अरस्तु, प्लेटो, सुकरात, इन लोगों ने महत्वपूर्ण, हालांकि और भी दार्शनिक इनके शामिल थे लेकिन इनकी मुख्य भूमिका थी। और अगर ये बात करें कि इस विषय की उत्पत्ति किससे हुई थी, विषय की उत्पत्ति किससे हुई थी, किससे हुई थी, तो एक सब्जेक्ट आता है दर्शन शास्त्र, दर्शन शास्त्र। इस दर्शन शास्त्र से मनोविज्ञान की उत्पत्ति हुई थी। और जब उत्पत्ति हुई तो किस रूप में हुई थी? इसका रूप था शाखा के रूप में। यह दर्शन शास्त्र की शाखा के रूप में उत्पत्ति हुई थी। और जब शाखा के रूप में उत्पत्ति हुई तब इसका नाम था मनादर्शन। जिसे हम लोग मनोदर्शन भी बोलते हैं। मनादर्शन, मनोदर्शन या अंतःकरण। दर्शन शास्त्र की एक शाखा के रूप में जब मनोविज्ञान की उत्पत्ति हुई तब उसका नाम न तो मनोविज्ञान था न ही साइकोलॉजी। मतलब जो साइकोलॉजी शब्द या विषय हम पढ़ रहे थे उस समय उसका नाम ये नहीं था, उस समय उसका नाम था मनादर्शन या मानसिक दर्शन या अंतःकरण या मनोदर्शन। और जब इसका ये नाम था, ये क्वेश्चन पहले भी आ चुका है कि मनोविज्ञान शब्द जब की उत्पत्ति हुई थी या मनोविज्ञान का प्राचीन नाम क्या है, तो मनोविज्ञान का प्राचीन नाम आपके पास में मनादर्शन, मानसिक दर्शन, मनोदर्शन या अंतःकरण कहा गया है। जो हमारे पास में अब हम लोग बात करते हैं कि जो ये मनोविज्ञान है उसकी शाखा के रूप में बात हुई थी। तो आप पूछोगे कि मैम जो ये हमारे पास में दर्शन शास्त्र है, ये दर्शन शास्त्र क्या है, इसमें किसके बारे में अध्ययन करते हैं, क्या जरूरत थी इसके बारे में अध्ययन करने की हमें? तो जो दर्शन शास्त्र है, देखो दर्शन शास्त्र हमारे अगर भारत की बात करें तो जो हमारे मुनि थे, ऋषि मुनि, आपने नाम सुना होगा, वो तपस्या करते थे, हजारों साल बैठ के भी करते थे, कुछ साल के लिए भी करते थे। और वो तपस्या क्यों करते थे?
परमात्मा या भगवान को प्राप्त करने के लिए। और जब परमात्मा और भगवान को प्राप्त करने के लिए वो एक मार्ग बताते थे, भाई क्या मार्ग है, तो तपस्या करना होता है। उसी तरह जब मनोविज्ञान के, जो हमारे पास में ये मनोविज्ञान है, उसकी उत्पत्ति हुई, तो ये उस समय, उससे पहले क्या था, दर्शन शास्त्र। दर्शन शास्त्र की शाखा के रूप में ही तो इसका अध्ययन किया जाता है। तो दर्शन शास्त्र का जब अध्ययन किया जाता था, तो उस समय दार्शनिक, जो हमारे पास में जो दार्शनिक थे, दर्शन शास्त्र में जितने भी दार्शनिक थे, जो ये दार्शनिक थे, वो दार्शनिक किसका अध्ययन करते थे, दर्शन शास्त्र का। ये दर्शन शास्त्र का क्या करते थे, अध्ययन करते थे। और जब ये दर्शन शास्त्र का अध्ययन करते थे, तो दर्शन शास्त्र में अगर ये पूछे किसका अध्ययन किया जाता था, तो ये बोलते थे हमारे पास में आत्मा का परमात्मा से मिलन। मतलब जो ये हमारे पास में आत्मा, परब्रह्म के बारे में अध्ययन किया जाता था कि परब्रह्म क्या है, मतलब आत्मा से ब्रह्मात्मा का अध्ययन कैसे होगा, किस तरह से होगा, पराब्रह्म के बारे में ये अध्ययन करते थे। मतलब जो भगवान कैसे मिलेगा उसके बारे में दर्शन शास्त्र में अध्ययन करते थे, और उसके तरीके बताते थे कि ये इस तरह से कोई तपस्या करके करता था, कोई भगवान का पूजा पाठ करके करते थे। और इसके लिए दर्शन शास्त्र में ज्ञानेंद्रिय वगैरह का अध्ययन किया जाता था कि हमारी ज्ञानेंद्रिय कर्मेंद्रियों को वश में करके और भगवान को प्राप्त किया जाता है, ऐसा दार्शनिकों का मानना था। और जब ये दार्शनिक इसका अध्ययन कर रहे थे दर्शन शास्त्र में अध्ययन कर रहे थे, तो हमारे पास में एक दार्शनिक आया था, अरस्तु। और जो ये अरस्तु महोदय है, ये अरस्तु महोदय के अगर हम लोग गुरु की बात करें तो ये है प्लेटो। और ये इसके बाद में प्लेटो के गुरु का मान बोलते हैं सुकरात। प्लेटो, सुकरात, इनके टाइम पे ही दर्शन शास्त्र से हमारा जो विषय है मनोविज्ञान वो अलग हुआ था। अरस्तु ने जब इस विषय के बारे में अध्ययन किया, क्योंकि वो भी तो एक दार्शनिक था, और जब उसने ये चीज अध्ययन की, तो उसने कहा कि हम लोग दर्शन शास्त्र में आत्मा का परमात्मा से अध्ययन करते हैं, आत्मा परमात्मा या परब्रह्म के बारे में अध्ययन करते हैं। मतलब परब्रह्म में क्या होता था हमारे पास में, आत्मा और परमात्मा, इसके बारे में अध्ययन करते हैं। तो उसने ये कहा, अरस्तु ने ये कहा कि जब हम लोग आत्मा और परमात्मा के बारे में अध्ययन कर ही रहे हैं, तो पहले तो बात उठती है कि हमारे पास में जो ये आत्मा है, ये आत्मा क्या है, कैसी है, किस तरह की है, दिखती कैसी है, सब कुछ, इसका आकार क्या है। मतलब बहुत सारे क्वेश्चन थे कि आत्मा के बारे में, ये आत्मा होती क्या है। सबसे मोस्ट क्वेश्चन, ये आत्मा है क्या, हमारे पास में जो आत्मा आ रही है वो आत्मा है क्या, इस आत्मा के बारे में अध्ययन करो। तो अरस्तु ने अपने साथी मतलब गुरुजनों को और इनको बताया कि अगर हम लोग दर्शन शास्त्र को बात कर रहे हैं, तो पहले मुझे तो आत्मा के बारे में बताओ कि आत्मा क्या होती है, कैसी होती है। तो जब अरस्तु के बारे में, तो इनके ये लोग इससे सहमत हुए कि ये बात तो सही कर रहा है कि आत्मा भी तो एक विषय बन सकता है। तो अरस्तु ने कहा कि दर्शन शास्त्र का अध्ययन करने से पहले हमें आत्मा को जानना जरूरी है कि हमारे पास में आत्मा क्या है। और आत्मा को जानने के लिए उसने एक बुक लिख दी। क्या लिख दी? बुक। और बुक का नाम था डी एनिमा। इस बुक का नाम था डी एनिमा। और इस जो ये बुक थे डी एनिमा, इस डी एनिमा में उसने बताया आत्मा के बारे में। अरस्तु ने इसमें बताया आत्मा के बारे में। उसने ये कहा कि आत्मा का अध्ययन हमारे लिए आवश्यक है, और आत्मा का अध्ययन जिस विषय के अंतर किया गया, आत्मा का अध्ययन जिस विषय में किया गया उसको क्या बताया गया? मनोविज्ञान। क्या कहा गया? मनोविज्ञान। मतलब ये अध्ययन, आत्मा का जो अध्ययन किया था, तो उस विषय का नाम क्या दे दिया उसने? मनोविज्ञान दे दिया गया। किसने? अरस्तु के द्वारा। क्या अरस्तु ने कहा कि आत्मा का अध्ययन, और उसने अध्ययन किया अपनी पुस्तक डी एनिमा। डी एनिमा में आत्मा के ही बारे में बताया गया था, ऐसा
अरस्तु के द्वारा। और एक विषय के उसी टाइम पे, जब ये अरस्तु था उसी टाइम पे ये विषय के रूप में उभर के आने लगा था। और विषय के रूप में उभर के आया उस समय ये एक शाखा के रूप में अध्ययन करने लगे। किसकी? दर्शन शास्त्र की शाखा के रूप में। अब अगर हम लोग अरस्तु के बारे में बेसिक चीजें जानते हैं कि अरस्तु कौन था, क्या था, कैसे था, तो जो ये अरस्तु है, अरस्तु यूनान का रहने वाला था। कहाँ का था? यूनान का। और यूनान का रहने के कारण ये क्या था? यूनानी दार्शनिक था। ये यूनानी दार्शनिक था। कौन? अरस्तु। अगर अरस्तु की बात करें तो यूनान का एक यूनानी दार्शनिक था। अगर इसकी बुक की बात करें कि बुक कौन सी थी, तो इसकी बुक को अभी मैंने बताया कौन सी थी? डी एनिमा। और डी एनिमा में अध्ययन किसका किया गया था? आत्मा का। अब हमारे पास में एक महोदय आते हैं। अरस्तु तो यूनानी दार्शनिक था, लेकिन कुछ लोगों के द्वारा इनको विभिन्न कथनों के नाम से या शीर्षकों के या उपनामों के नाम से जाने गए हैं। मतलब कुछ लोग इनको अलग अलग कहते थे कि नहीं, ये तो यूनानी दार्शनिक ना होकर ये मनोविज्ञान का पिता है, जनक है, या फिर शैक्षिक मनोवैज्ञानिक है, या प्रथम मनोवैज्ञानिक है। इसके बारे में इन्होंने बताया था। और उन्हीं नाम के अनुसार एक आता है हमारे पास में केलर महोदय। ये जो केलर महोदय है, वो केलर महोदय कहते हैं कि अगर मनोविज्ञान की जननी, मनोविज्ञान की क्या? मनोविज्ञान की जननी, जो मनोविज्ञान को उत्पन्न करने वाली है, मतलब उसकी माता है। जननी कह सकते हो, माँ कह सकते हो, एक ही बात है। जो मनोविज्ञान की जननी है वो कौन है? दर्शन शास्त्र है। मनोविज्ञान की जननी कौन आ गई हमारे पास? दर्शन शास्त्र। मनोविज्ञान की जननी अगर दर्शन शास्त्र है, ये केलर महोदय कहते हैं, तो मनोविज्ञान का जनक कौन हो गया? तो जनक इसने बताया कि अरस्तु है। कौन है? मनोविज्ञान का जनक अरस्तु को बताया। इसी तरह केलर ने बताया कि जो हमारे पास में अरस्तु है, कौन? अरस्तु। ये जो अरस्तु है वो सभी मनोवैज्ञानिकों का क्या माना गया? पिता गया। सभी मनोवैज्ञानिक, जितने भी मनोवैज्ञानिक बताए गए, उन मनोवैज्ञानिकों का इसने कहा कि अरस्तु क्या है? मनोवैज्ञानिकों का पिता है। ऐसा किसने कहा? केलर ने कहा। केलर ने कहा कि अरस्तु, अगर हम लोग ये कहते हैं कि मनोविज्ञान की जननी दर्शन शास्त्र है, क्यों? उसी की शाखा के रूप में इसकी उत्पत्ति हुई थी, तो इसका जनक किसे माना गया? अरस्तु को। क्योंकि अरस्तु ने इसको एक शाखा के रूप, मतलब एक विषय के रूप में उभारने के लिए या विषय का रूप देने के लिए बहुत सारी मेहनत की थी, मतलब बहुत बड़ा योगदान माना गया। इसलिए इसने बोला कि सभी मनोवैज्ञानिकों का पिता है, क्योंकि उसकी दर्शन शास्त्र का जनक इसको बताया गया। तो दर्शन शास्त्र को जितने भी लोगों ने पढ़े उनको इसने क्या बता दिया? पिता माना गया। और इसी तरह अब आगे बताया गया, ये तो बताया किसने? केलर के द्वारा। अब एक महोदय आता है लुडीन। लुडीन महोदय। और जो ये लुडीन महोदय कहते हैं कि जो हमारे पास में आ रहा है, ये कौन? अरस्तु। जो अरस्तु है ये है प्रथम मनोवैज्ञानिक है। ये किसने माना? लुडीन ने कहा कि जो अरस्तु है वह प्रथम मनोवैज्ञानिक है। अरस्तु ने कहा कि यह प्रथम क्या है? मनोवैज्ञानिक। सॉरी, लुडीन ने कहा कि अरस्तु प्रथम मनोवैज्ञानिक है। और इसी तरह एक स्किनर आते हैं। स्किनर नामक एक मनोवैज्ञानिक ने कहा कि अरस्तु प्रथम शैक्षिक मनोवैज्ञानिक है। क्या है? शैक्षिक मनोवैज्ञानिक है।
प्रथम शैक्षिक मनोवैज्ञानिक किसको माना? स्किनर ने अरस्तु को माना। लेकिन अगर हम लोग इस प्रथम शैक्षिक मनोवैज्ञानिक की बात करें तो जो साइकोलॉजी है उसमें प्रथम शैक्षिक मनोवैज्ञानिक माना जाता है थॉर्नडाइक। थॉर्नडाइक को प्रथम शैक्षिक मनोवैज्ञानिक माना जाता है, जबकि स्किनर की बात करें तो स्किनर प्रथम शैक्षिक मनोवैज्ञानिक मानता है अरस्तु को। ये क्वेश्चन ध्यान में रखना, स्किनर के अनुसार पूछे तो अरस्तु, लेकिन मनोविज्ञान में प्रथम शैक्षिक मनोवैज्ञानिक थॉर्नडाइक आता है और प्रथम शैक्षिक मनोवैज्ञानिक थॉर्नडाइक आता है। ये क्वेश्चन भी आपके आ चुका है। अब बात करते हैं, ये तो वो आपके मनोविज्ञान विषय की उत्पत्ति कैसे हुई और मनोविज्ञान जो मनोविज्ञान या साइकोलॉजी शब्द कहाँ से आया, कैसे आया, इसकी उत्पत्ति कैसे हुई। अब एक एबिंगहॉस नाम का एक व्यक्ति थे या एबिंगहॉस नाम के एक महोदय थे। एबिंगहॉस महोदय ने इसके इतिहास मतलब मनोविज्ञान के इतिहास के बारे में बताया कि जो मनोविज्ञान का इतिहास है, यह इतिहास तो बहुत, जो इसका अतीत इतिहास है ना वो बहुत ही छोटा सा है, लेकिन अगर इसकी अतीत की बात करें तो इसका अतीत बहुत ही लंबा है। ये एबिंगहॉस ने कहा था कि मनोविज्ञान का अतीत बहुत लंबा है। लेकिन क्या छोटा है इसका इतिहास, लेकिन इसका इतिहास छोटा है। ऐसा किसने कहा? एबिंगहॉस ने कहा। एबिंगहॉस ने कहा कि मनोविज्ञान का जो अतीत है बहुत लंबा है, लेकिन इतिहास क्या है? छोटा है। अब बात करते हैं कि मनोविज्ञान का इतिहास लंबा कैसे है और इतिहास छोटा कैसे है। तो देखो कि अगर हम लोग मनोविज्ञान की बात करते हैं तो अतीत का मतलब कि जब इसकी उत्पत्ति हुई। अतीत का मतलब हमारे पास में क्या रहा है कि अतीत का मतलब आता है हमारे पास में उत्पत्ति से, कि इसकी उत्पत्ति कब हुई। तो हम लोगों ने बताया कि इसकी उत्पत्ति 300 ईसा पूर्व हुई। लेकिन अगर हम लोग इसके इतिहास की बात करते हैं, तो इतिहास बहुत छोटा क्यों है? इतिहास उसको कहते हैं मतलब लिखित रूप में हमें मिलना, इसका लिखा हुआ कब मिलता है। उत्पत्ति तो 300 ईसा पूर्व मान ली गई है, लेकिन लिखा हुआ हमारे पास में आता है ये 16वीं शताब्दी से। 16वीं शताब्दी से इसका लिखा हुआ मतलब ये हमारे पास में मिलता है कि 16वीं शताब्दी से हम इसको रेगुलर पढ़ रहे हैं, हमारे पास में इसके प्रमाण मिल रहे हैं। लेकिन अतीत कहाँ से आ रहा है? 300 ईसा पूर्व। तभी एबिंगहॉस ने कहा कि मनोविज्ञान का अतीत बहुत लंबा है, लेकिन इतिहास बहुत ही छोटा है।